हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि 2010 में जो सेकंड ऑप्शन में पेंशन में जो अनलॉफुल रिकवरी हुई थी, किसी ने मेरे यहाँ पर कमेंट किया था कि वहाँ वेणुगोपालन साहब ने उसका केस कर दिया है। मेरी वेणुगोपालन साहब से बात हुई थी, उन्होंने व्यक्तिगत केस नहीं किया है कोई भी। हाँ, उनके पास एक केस आया है, उस केस की पिटीशन वो बना रहे हैं और उस केस की पिटीशन इस प्रकार की है कि उस 2010 वाले का जिक्र हो जाता है। मैंने उनसे बात की थी कि आप इसको इस प्रकार डालिए और मैंने उनको बना करके पिटीशन में जोड़ने के लिए मैटर भेज दिया है। आज ही भेजा है, यानी मैंने भेजा है उसको 13 तारीख को। अब उसको वो देखेंगे। मैंने उनसे कहा है कि उन्हें 3-4 कारण दिए हैं कि व्यक्ति पेंशन, एक लेडी पेंशन नहीं ले पाई केवल और केवल बैंक की गलती के कारण। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब 2010 में यदि वो पेंशन लेती तो उस समय काफ़ी लोग ऐसे थे उनके पास पैसा नहीं था जमा कराने के लिए जो पैसा इन्होंने मांगा था, और उस चक्कर में न जाने कितने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पेंशन नहीं ले पाए थे। तो वो मैंने भेज दिया है और उसको मैं पीछा करूँगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केरल से जो कोई भी हो, केरला हाई कोर्ट के आसपास हमारा बैंक पेंशनर्स वगैरह वो नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इसका कोई केस करा सके वेणुगोपालन साहब के नाम से, के माध्यम से, क्यों वो एडवोकेट है वहाँ पे, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब केरल हमसे तो बहुत दूर है और वो वहीं हो सकता है, और शायद वेणुगोपालन साहब बहुत जानकार हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत रिसोर्सफुल हैं और बहुत ही पोलाइट व्यक्ति हैं। तो और मुझे लगता है कि केरल के जो लोग हैं बैंकों में जो सर्विस की है उनको पता होगा, कोई एक्शन उसमें भी कर सकता है। बस उसमें ये डालना है कि 2010 में जो भी रिकवरी हुई वो अनलॉफुल थी, क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पेंशन का वो ये था कि एम्प्लॉयर का शेयर बैंक रख लेगी, आपको पेंशन मिलेगी, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन रिकवरी जो 2010 में हुई वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक स्ट्रक्चर को, रेगुलेशन को 1995 को ख़त्म करता है। और उसको मैंने कई बार बता दिया और यहाँ भी मैंने आज लगा रखा था, क्योंकि उनकी पिटीशन के कुछ भाग में जोड़ रहा था तो मुझे इसमें लेना पड़ा। तो मैं इसके बहाने से यही बता दूंगा और बता दूंगा। फिर भी ये जो कंपोजिशन ऑफ फंड है इसका कहीं भी किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं आया। मैंने साथ कल बताया था कि इसका कोई अमेंडमेंट किया, तो कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। ये जैसा है वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो रेगुलेशन 7 है और सब सेक्शन है इसके A to H के, इनमें यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। केवल और केवल जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वही रखा जाएगा पेंशन फंड में, उसी को पेंशन फंड कहेंगे, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय से कोई भी फंड नहीं लिया जाएगा। बस कमी ये है कि हम लोग कोर्ट में जाते ही नहीं हैं, हम केवल और केवल हम UFB पर आधारित रहते हैं। ये हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर्स के जो संगठन हैं ये केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए पीछे भाग रहे हैं और ये कुछ नहीं करते हैं। यदि ये कुछ करते हैं तो जब हमारा काम ही नहीं हो रहा है, पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई भी हिम्मत दिखाए कि EIBA का जो बैंक चलम साहब का EIBA इसका रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ये इन्होंने जो पैसा दिया था बाहर फिलिस्तीन के लिए वो ये नहीं दे सकते। और जैसे इन पर जोर पड़ेगा कि इनका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो सकता है तो ये 1000 बार भागेंगे आपका काम कराने के लिए, क्योंकि चुप इसलिए पड़े हैं कि इन पर कोई दबाव नहीं है। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आएगा कोई भी आपका काम नहीं करने जा रहा है। रही हमारे वक्त काम की बात, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, और जितने रेगुलेशन रूल जो कुछ भी मैंने बताए हैं सारे के सारे वो मैंने आपको बताए अच्छी तरह से। और अब इसको तो बार बार क्या पढ़ाऊँगा, मैंने उसमें लिखी हैं 2 चीज़ें कि जो फर्स्ट ऑप्शन आया था उस फर्स्ट ऑप्शन में केवल और केवल 1995 का जो रेगुलेशन था और उसका जो रेगुलेशन 7 है और उसके जो सेक्शन उसके अनुसार ही कंट्रीब्यूशन करना था, यानी एम्प्लॉयर का पैसा लेना था। लेकिन सेकंड वाले में वो जो CPF का 2.8% 2.8 गुना टाइम्स उसको और ले गए, वो उनको अधिकार नहीं है उसको लेकर, वो अनलॉफुल है। और सारा का सारा कंप्लीटली बताऊंगा मैंने क्या भेजा है उनको, जब उससे बात हो जाएगी तो मैंने उनको भेज दिया है। और क्योंकि ऑलरेडी उसमें उन्होंने ले रखा है इस प्रकार से, लेकिन और ज़्यादा स्पेसिफिक मैंने कर दिया, उसको भेज दिया है। अब जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम इसको करेंगे। अब क्योंकि भाई मैं वकील तो हूँ नहीं, जितना मैं ये कर रहा हूँ उतना ही कर सकता हूँ, अदरवाइज ये काम तो EIBRF का है, CBPRO का है, EIB पार्क का है। अब ये तो हड़ताल करके अपने घरों में बैठ गए, इन्हें कुछ नहीं करना है,
अपने घरों में हड़ताल बैठ गए। और एक बार AIBRF ने कहा था इनकी कोई लीगल टीम है 35/1 रेगुलेशन का अध्ययन करेगी। आज तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, कहाँ नहीं है। बस मीटिंग की, मीटिंग में बोल दिया और उसके बाद जो जाने उसको वो जाने, कोई इनका अदरवाइज ये इसका कोई स्टडी करें तो उसे पता चल सकता है। पर इतना ज़रूर बता देता हूँ कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सब कुछ अंधेरा नहीं है, उजाला भी है, प्रकाश भी है। बस सर बात इस बात की है कि इसमें हीरो कौन बनता है। और मैं ज़्यादा तो नहीं खींचूंगा, इतना ही बताऊंगा सिर्फ ये करने के लिए। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका कहाँ से आएगा फंड। 10% जो बैंक देती है वो आएगा, जो सर्विंग कर रहे थे उनका PF कट चुका था इंटरेस्ट के साथ आएगा, पेंशनर जो जा चुके थे नोटिफाइड डेट से पहले ये पेंशन लेने उनका पैसा आएगा इंटरेस्ट के साथ में, कहीं इन्वेस्टमेंट एन्यूटी में हुआ है वो आ जाएगा, कहीं कैपिटल गेंस है सारा वो आ जाएगा। पेंशन की कहीं कमी पड़ती है तो रेगुलेशन 11 में कहा गया है कि जो कंट्रीब्यूशन है एक्चुअरीज के आधार पर उसमें वो जमा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है वो आ जाएगा, और कोई भी अमाउंट जो फैमिली पेंशन लेना चाहता है और उनसे जो पेंशनर से ले रहे हैं वही इनसे लेंगे वो आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस इस बेसिक कॉन्सेप्ट को, रेगुलेशन को ना तो IBA तोड़ सकता है और ना UFB तोड़ सकता है। कमी सिर्फ हमारी ये है कि आज तक इस पर कोई भी कोर्ट में गया नहीं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।